नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। इस समय जो देश के हालात हैं, जिस तरह से देश में आगजनी हो रही है, हम सब जानते हैं जो आगजनी है ये अग्निवीर को लेकर हो रही है, अग्निपथ को लेकर हो रही है। लेकिन ऐसे हालात क्यों बने कि युवाओं को इस तरह का रोष दिखाना पड़ा, हिंसा फैलानी पड़ी? हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और बार-बार लगातार मैं अपने चैनल से, अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से ये विनती करता आ रहा हूं कि कृपया करके इस हिंसा को बंद करें। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आंदोलन किए जा सकते हैं, बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं और आगे भी आप इस आंदोलन को भी शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं और सरकार डेफिनेटली सुनेगी। आज इसी कड़ी में हम ये समझना चाहते हैं कि इस पे अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसके फायदे बता रहे हैं, कुछ लोग इसकी कमियां बता रहे हैं। तो वास्तव में जो ये अग्निपथ योजना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से तो युवाओं के लिए सही है और किस तरह से युवाओं के लिए हानिकारक है, या हमारी देश की सेना के लिए सही है या देश की सेना के लिए गलत है। इसके लिए एक हमारे साथ आर्मी एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल यश मोर, उनसे हम बात करेंगे। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंद्र, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जनरल साहब, आप जानते हैं कि देश में हालात इस वक्त क्या है, जो अराजकता का माहौल है। 10 से 12 स्टेटों में आगजनी हो रही है। मुझे लगता है अब तक करोड़ों रुपए की, मतलब हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है और कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। ये जो योजना है अग्निपथ, ये सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं, क्या ये योजना हमारी सेना के लिए सही है? सेना को इससे क्या फायदा मिलेगा? पहले मैं सेना के उस पे समझना चाहता हूं, फिर मैं युवाओं पे आऊं। देखो, जहां तक सेना का या देश का मामला है, ये योजना को लाने के पीछे कारण ये है कि हमारे पास जो रेवेन्यू में हम खर्चा करते हैं हर साल, पे, पेंशन, मेंटेनेंस, उसमें वो बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कॉस्ट कटिंग की जरूरत है, बिकॉज हमें एक मॉडर्न आर्मी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली सेवी आर्मी चाहिए, ठीक है, विच कैन फाइट द फ्यूचर वॉर्स। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेस कम बचते हैं। ये कई सालों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है ऑफ द बलूनिंग पेंशन एंड पे बिल्स एंड मेंटेनेंस, जो कि ट्रुप्स पे या आर्मी पे होता है। सो देयर हैव बीन टॉक्स फॉर मेनी इयर्स ऑफ डाउनसाइजिंग द आर्मी, ऑफ हाउ कैन वी मेक आर्मी कैरियर रिमेन्स की अट्रैक्टिव भी रहना चाहिए, लेकिन पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। तो यही एक सर्विस आज बची है देश में जिसमें पेंशन है, बाकी जगह सब एनपीएस में शिफ्ट कर गए। और सूनर और लेटर शायद आर्मी को भी जो नए आएंगे उनको अगर चले भी जाएं तो कोई अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट योर ओन पेंशन, देश कब तक वो करता रहेगा। तो ये इस हिसाब से, अगर सेना के हिसाब से है तो आप यंग लोगों को लाएं और उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ज्यादा लॉन्ग टर्म रहेंगे नहीं, और सिर्फ वही लोग लॉन्ग टर्म रहेंगे जिनको हम रखना चाहते हैं। वो फिर एनसीओ बन सकते हैं, जेसीओ बन सकते हैं, फ्यूचर प्रमोशन, उनके भी प्रमोशन प्रोस्पेक्टस अच्छे हो जाएंगे। तो ये सोच के इस स्कीम को जो है, जहां तक मेरा ख्याल है, लाया गया है। तो जनरल तो साहब, ये समझे कि मतलब इसका जो मेन कोर वजह है वो ये है कि भाई पैसे कैसे बचाए जाएं, जिस वजह से ये स्कीम निकाली गई। तो क्या अब हम ये समझें, जो 15 साल के लिए जो सैनिक भर्ती किए जाते थे, अब उन सैनिकों की भर्ती नहीं होगी और वो जो 15 साल के लिए सैनिक थे उनको ये 4 साल में शिफ्ट कर दिया गया? हाँ, अभी तो जो आ रहा है, जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो वो यही है कि जो ट्रेडिशनल तरीका था भर्ती का, वो अभी बंद हो जाएगा। और अब जो भी भर्ती होगी वो इसी स्कीम के तहत होगी, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितने भी 45-46 हजार नौजवान साल में लिए जाएंगे, वो 4 साल के लिए करेंगे। उसके बाद उनको एक सेवा निधि दे दी जाएगी, 11 लाख कुछ पैसे उसमें, कुछ ये भी उसमें ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ सरकार उसमें डालेगी। और उनको कि भाई आप, और लेटरल का भी बात हो रही है कि इनको रेलवेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, या गवर्नमेंट के और जो है डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इनको कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, या इनको एडजस्ट कुछ लोगों को किया जा सकता है। बट स्कीम अभी यही है। उसके बाद जब सब चले जाएंगे 4 साल के बाद, उसके बाद इन्हीं में से 25% को दोबारा बुलाया जाएगा। वो क्लियर नहीं है कैसे टेस्ट होगा, कैसे डिसाइड करोगे कि ये 25% कौन होंगे। तो ये एक मसला है जो कि आई एम श्योर, क्योंकि 4 साल के बाद आना है, हर एक कोई सोच रहा होगा कि शायद 4 साल के बाद सोचेंगे इसके ऊपर। तो वो कैसे होगा वो मुझे इतना इल्म हाँ, मैं नहीं है इस पे इसका। आना चाहता था बट आपने पहले उठा दिया। मैं इस पे भी ये समझता हूँ कि 25% कौन से लोग होंगे। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सैनिक, जो फौजी तैयार होता है,
उसको कितना समय लगता है एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा फौजी बनने में? सिंपल फौजी तो रिक्रूट से जब सिपाही बनता है, जो कि 44 वीक्स की ट्रेनिंग है, जो हमारी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है 44 वीक्स की है, जिसमें कि हम इन्फेंट्री ट्रेनिंग, बेसिक आर्म्स सब है, उस सब के लिए वही ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप अपनी ट्रेड के, आप जिस आर्म सर्विस, बहुत टेक्निकल है फौज। अब वो फौज नहीं रही है जो लोग सोचते हैं, बहुत ही टेक्निकल आर्म्स भी हैं फौज में। वो फिर उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग के बाद जाते हैं। तो हम तकरीबन सोचते हैं कि 9-10 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो है वो इस लायक हो जाता है कि वो ड्यूटी वगैरह दे सकता है और एक सिपाही बन जाता है। बट वो सिर्फ अभी सिपाही है। अभी उसको अगर हमने एडवांस वेपन सिस्टम्स हैंडल करने हैं, या एक ऐसी डिटैचमेंट का हिस्सा बनना है जहां उसके नीचे हम कुछ जवान दे सके, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके, एक सेक्शन के लेवल पे प्लाटून, जो हमारी सबसे छोटी टुकड़ियां होती हैं, उसके लिए हमेशा एनसीओज रहेंगे। इनमें वो काबिलियत नहीं आ पाएगी कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके, और ना ही हम इनको वो टेक्निकल ट्रेनिंग दे पाएंगे, क्योंकि 4 साल में से 6-7 महीने ट्रेनिंग में निकल गया और 90 दिन की छुट्टी होती है साल में। तो 4 साल में 1 साल की छुट्टी तकरीबन लगा लो आप इनकी। तो बच के जो टाइम है उसमें ये कुछ फील्ड एरिया में जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो एक्सपीरियंस देना है जी इन लोगों को। आर्मी का सही एक्सपीरियंस तो फील्ड एरिया में ही आता है। तो वो वहां पर जो है ये एक्सपीरियंस टुकड़ियों के अंदर ही मिलाए जाएंगे, अलग से इंडिपेंडेंटली मुझे लगता नहीं इतनी काबिलियत हम दे पाएंगे कि ये उस तरीके का काम कर सके। मतलब आपको लगता है कि ये जो 4 साल का समय है जो ट्रेनिंग के लिए निकाला गया है, जिसमें से आप कह रहे हैं कि 3 साल इनको मिलेगा, उसमें हम उनको पूरी तरह से सैनिक नहीं बना पाएंगे, पूरी तरह से काबिलियत इनको नहीं दे पाएंगे? हाँ, एक वो रहेगा, एक आर्मी का एक्सपीरियंस थोड़ा मिल जाएगा इनको। आर्मी की लाइफ क्या है, आर्मी के इथॉस क्या है, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, फिजिकली फिट कैसे रहना है, जो आर्मी के बेसिक, जो हम कहते हैं आर्मी मीन्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स मीन्स, ये है बेसिक एक सोल्जर होने के। वो तो देखो हैबिट्स, और वो तो हम इनको अच्छी भली भांति दे पाएंगे, जिसका कि सारी जिंदगी यूज होता है। अगर आप एक बार फौज में रह गए तो वो हैबिट्स जाती नहीं है इतनी आसानी से। जी। तो ये जो अगर कहते हैं 4 साल में अगर हम पूरी तरह से नहीं बना पाएंगे और उनको कुछ बेसिक्स दे पाएंगे, तो बेसिक्स देने के लिए जो और संस्थाएं हैं, एनसीसी है, ये सब संस्थाएं हैं, तो वहां पे भी तो बेसिक सिखाई जा सकती थी। एनसीसी में बच्चे होते हैं, आप स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं, एनसीसी को आर्मी के साथ नहीं इक्वेट कर सकते। बीइंग एन आर्मी में यूनिट में जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। देखो वो एनसीसी कभी भी नहीं हो सकता है, ना होने की जरूरत है एनसीसी, क्योंकि बच्चे कॉलेज भी करता है, ये सब चीजें करता है। एनसीसी का अपना महत्व है, मैं तो हमेशा एनसीसी के फेवर में रहा हूँ। बट अब क्या हो रहा है, ये वो बच्चे जो कई साल एनसीसी करके आए हैं, तो बेसिक जी। खड़ा होना, यूनिफॉर्म पहनना काफी लोगों को आता है ऑलरेडी। तो बट आर्मी में ये ठीक है, जो चलो स्पेशलाइज यूनिट में जाएगा थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर होगा उसको कि भाई कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जनरल साहब, जब अगर हम उसको अच्छी तरीके से एक फौजी नहीं बना पाएंगे, तो वो फौज में लड़ाई कैसे करेगा? अगर मान लीजिए इन 4 सालों के दौरान हमें सेना को उसकी जरूरत पड़ जाती है, तो कैसे उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे हम सेना में, अगर वो पूरी तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं? देखो लड़ाई कभी इंडिविजुअल तो लड़ता नहीं है, हम तमगा जरूर इंडिविजुअल को देते हैं, बट ये कभी भी ये नहीं होता कि वो इंडिविजुअल ने सारा काम किया। फौज की जितनी लड़ाई है, स्पेशली कॉम्बैट आर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, वहीं से हूँ, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड कोर है, मैकेनाइज इन्फेंट्री है। आप हमेशा एक सीनियर एनसीओ के नीचे रहोगे, जेसीओ के नीचे रहोगे, ऑफिसर रहेंगे आपके, प्लटून कमांडर, कंपनी कमांडर वगैरह। तो इंडिविजुअल तो कभी भी लड़ता नहीं है। तो ये मत सपोज करो कि इंडिविजुअली जा जाके कहीं लड़के आएंगे, नहीं। तो अगर अच्छी लीडरशिप है इनके पास, जो होती है फौज में, जो इनके जेसीओज हैं, एनसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके साथ लड़ेंगे। और जो इनको काम, मुझे इनकी फिटनेस पे, इनके जज्बात पे, इनकी काबिलियत पे कोई शंका नहीं है, क्योंकि वही ट्रेनिंग, यही वही पूल वही आ रहा है। कोई ये नहीं कि बाहर से कहीं अलग से आ रही है, वही पूल है, वही बहुत बच्चे मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं ज्वाइन करने के लिए। सो आई एम श्योर दे विल परफॉर्म, इफ गिवन अ गुड लीडरशिप दे विल परफॉर्म। उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अच्छा, एक चीज और, जो युवा इस समय सड़कों के ऊपर हैं, आप कितना जायज मानते हैं कि उनका सड़कों के ऊपर होना? जाहिर सी बात है, मैं समझता हूं आप भी इस हिंसा का समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या उनका जो रोष है, जो उनका प्रदर्शन है, वो क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
ये बिल्कुल गलत है और ये किसी को अंदेशा भी नहीं था, ये किसी को अंदेशा नहीं था ऐसा होगा। और मतलब अगर अंदेशा होता तो प्रिकॉशन लिए जाता, किसी को भी। इट इज शॉकिंग, इट एक्चुअली शॉकिंग एंड वेरी सैड। ये मैं तो देख के विजुअल्स हैरान हूँ। बच्चे इतने फोटो भेजते हैं, मीडिया कवर कर रहा है, बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, बहुत सारे बच्चों ने। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। इनफैक्ट मैंने आज सोचा था मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं खुद बहुत आहत हूं जब मैं देखता हूँ ट्रेनें जल रही हैं। ये तो ये लोग जो कर रहे हैं ये सैनिक हो नहीं सकते, ना इनका कोई सेना के प्रति, ये कौन करा रहा है क्या, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। बट ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गांधी का देश है। और वैसे भी आप अगर सेना में भर्ती होने के लिए आए थे तो सैनिक तो ऐसे डिसिप्लिन, उसका पहले ही मेंटल मेकअप ऐसा होता है, वो ऐसा काम कभी करेगा नहीं। रही दूसरी बात, रोष की बात है, देखो जिन लोगों जो इस प्रोसेस में थे रविंद्र, जो पिछले 2-2.5 साल से भर्ती नहीं हुई, जो इस प्रोसेस में थे, जिनके कॉल लेटर ही आने थे, जिनका मेडिकल हो गया था, रिटर्न एग्जाम की तैयारी थी, और बहुत मेहनत मशक्कत करके बंदा सिपाही बनता है, और वो सब के सब किसी ना किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के आधार पे ही इस प्रोसेस में थे। उसको एक झटके में खत्म कर देना, ये कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ अन्याय है। और मैं यही गुहार लगाता रहा हूँ बहुत दिन से, आज से नहीं 5-6 महीने से लगातार मैं लिखता रहा हूँ, इस पे बोलता रहा हूँ कि भाई भर्ती शुरू करो, भर्ती शुरू करो। तो उनको जो बैकलॉग है, जो इस प्रोसेस से निकल रहे थे, जिन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी, जिनके घर की पूरी उम्मीदें उस बच्चे की, उनका दिल नहीं तोड़ सकते आप ऐसे, क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन होगा, बच्चे उल्टे सीधे काम करें, गलत है वो। तो उनको मैं आई एम श्योर, हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे नेता हैं, हमारी लीडरशिप है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे जैसे लोगों की आवाजें सुन रहे हैं, कि भाई उनको शुरू करा दो आप, उनको ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पे ले, जो जो नोटिफिकेशन था, उनको और ओल्ड उनकी टर्म्स एंड भर्ती कंडीशन, कर यानी दो। कि जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, वो तो यस कंप्लीट यस, कर लिया जाना चाहिए था, उसको क्योंकि कंप्लीट बहुत कर सारे दो। लोग फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं, फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं, जो अब रिटन एग्जाम्स होने थे वो शायद हुए बिल्कुल। नहीं। और उनकी ओवर एज का भी आपको देना पड़ेगा रिलैक्सेशन, क्योंकि जब वो उन्होंने अप्लाई किया तो सही एज में थे। अगर प्रोसेस सही होता, आपने 1 साल से मेरिट लिस्ट ही निकाली, तो भी उनकी क्या गलती है। सो बिल्कुल ठीक। ये अगर किया जाए काम, ये किया जाए काम, तो बहुत अच्छा होगा। ये इसमें दिखाया जाएगा हमारी लीडरशिप का भी, मैं कहूंगा कि उनका कद बड़ा होगा। आर्मी मिलिट्री की लीडरशिप भी और पॉलिटिकल लीडरशिप का भी कद बड़ा होता है जब आप सोचते हो कि भाई हम कर रहे हैं ये। और दूसरी बिल्कुल। बात जो थी स्कीम के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन, मैं चाहता हूँ इसको मतलब एक ट्रायल बेसिस कर लिया जाए, 5-10 हजार लेके, और फिर हर साल 5% लें, कुछ ऐसा मैं लिखने वाला हूँ आज लेख भी, कि कहीं कुछ अच्छे आइडिया आ रहे हैं, उनके हिसाब से करें तो स्कीम कामयाब हो सकती है लॉन्ग रन में। जनरल साहब, क्या जब मिलिट्री में ऐसी कोई स्कीम्स लगाई जाती हैं, बड़ी स्कीम्स, बड़ा प्लान बनाया जाता है, तो क्या एकदम अचानक से इतने बड़े लेवल पे फुल फोर्स में, फुल फॉर्म में कर दिया जाता है, या कुछ पायलट स्कीम की भी आवश्यकता होती है, या बिना पायलट स्कीम्स के हम इतने बड़े चेंजेस को कभी भी ला नहीं देते हैं? होता। मैं ये कभी, देखो सीडीएस का रिकमेंडेशन 30 साल पुरानी है, सीडीएस लाने के लिए 30-40 साल पुरानी रिकमेंडेशन है। और 22 साल पहले जब कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल रिव्यू कमेटी में जो उस टाइम की सरकार ने बहुत जबरदस्त स्टडी करी पूरे देश की सुरक्षा की, ऐसी हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई थी। उसका पहला पॉइंट था सीडीएस लाओ। हमें 20-22 साल लगे सीडीएस लाने के लिए। तो इतनी दिन डिबेट हुई, पार्लियामेंट में हुआ, लिखा गया, ये वो, सीडीएस आया। थिएटराइजेशन की हम बात करते हैं कि थिएटर कमांड बनाओ, उस पर कई सालों से बात चल रही, कई सालों से हम अभी कर नहीं पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, कोई स्ट्रक्चर्स डिसाइड कर रहे हैं, कोई बात। तो फौज क्योंकि जटिल भी है, बड़ा भी महकमा है, और देश की सुरक्षा से भी संबंधित होती है सारी चीजें, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। तो बहुत सोच समझ के पायलट टेस्ट प्रोजेक्ट लाए, ट्रायल। हथियार भी कोई आता है तो उसकी कई साल ट्रायल होती है। कोई टैंक भी अगर हम खरीदते तो हैं, कोई एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, इस स्कीम का कोई ट्रायल नहीं हुआ, इस पे कोई डिस्कशंस नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं एक्सपर्ट्स हुई, लोगों से कभी कोई एडवाइस डिबेट नहीं नहीं हुई, ली बट गई? डिस्कशन बिटवीन द सर्विस हेडक्वार्टर एंड एमओडी एंड द लीडरशिप मस्ट बी गोइंग ऑन फॉर लास्ट 2 years, तभी तो भर्ती नहीं हुई। तो ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं हुआ है। उस लेवल पे जो आज यूनिफॉर्म में उनके बीच में, और जो डिसीजन लेने वाले हमारे लीडरशिप है देश की, उसके बीच में जरूर इस पे जो है
काफी डिस्कशन हुआ है, और जब सबकी रजामंदी हुई है तभी तो ये स्कीम आई है। बट हाँ, आउटसाइड इस पे पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी में नहीं इशू आया है, ना पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, ना हमारे देश के युवाओं के साथ डिस्कस हुआ है, ना इस पे कोई ऐसा कोई प्रकट किसी ने किया ही नहीं कि आ रही है स्कीम। जबकि ऐसी जब स्कीम्स लाई जाती है तो आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशंस होते हैं, कमेटी बनती हैं। हो जाए तो अच्छी बात है। वी हैव अ कमिटी इन पार्लियामेंट जहां पर कि सभी पार्टीज के लोग होते हैं, जो डिफेंस के मुद्दों पे बात करती है। उस पर कई बार वो डिफेंस के अधिकारियों को बुला के सवाल पूछते हैं, भाई आप क्या। तो ये एक अच्छा, एक डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है, जहां आप पार्टी छोड़ के आप एक देश के पॉलिसी डिसीजंस पे जब आप डिबेट करते हो, वो एक अच्छा माध्यम। बट मैं उस पर कॉमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मैं उस स्ट्रीम में हूं नहीं। चलिए ठीक है, उसको छोड़ते हैं, जिसपे हम लोग बात ना करें, क्योंकि हम लोग इसी पे रहते हैं। जनरल साहब, एक चीज ये है कि जो अब अग्निवीर एक तमगा दे दिया गया है, ठीक है ना, एक पोस्ट दे दी गई है, यानी कि जो ये युवा छात्र, जो छात्र नहीं कहूंगा, युवा जो है सैनिक की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, यानी कि ये फौज में अगर प्रॉपर उससे प्रोसीजर से जाते तो ये सैनिक कहलाते या फौजी कहलाते, जो कि आप समझते हैं कि गांवों में एक गर्व की बात होती है कि एक फौजी होना, एक सैनिक होना। लेकिन अब वो सैनिक या फौजी नहीं कहलाएंगे बल्कि अग्निवीर कहलाएंगे। ये क्या लॉजिक है? ये देखो, मैं ये टर्मिनोलॉजीज का कोई खास वो नहीं हूँ। सैनिक सैनिक होता है, एक उसकी मर्यादा है। सिपाही होता है, उसकी मर्यादा है। कोई फिर लांस नायक बनता है, नायक बनता है, हवलदार बनता है, जूनियर नायब सूबेदार बनता है, कोई लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर होता है। तो ये इसको जो है, इवन टूर ऑफ ड्यूटी नाम मुझे कोई ज्यादा, मैं इसका वो नहीं हूँ कि ये फॉरेन का वर्ड है, हमने उसको अपने में कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अग्निवीर, अग्निपथ, ये नाम थोड़े से मैं इनके ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। और ना ही मुझे लगता है इनको सैनिक ही कहा जाएगा, और क्या। ये थोड़ी कहा जाएगा अग्निवीर फलाना सिंह। ये तो मुझे लगता है एक जोश पैदा करने के लिए या एक जज्बातों को वो ऊपर रखने के लिए नाम सेलेक्ट किए गए हैं। तो उस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है, किसी ने अपनी क्या सोच हो से ये अभी रखे होंगे। ये जनरल साहब, एक और बताइए कि जब ये 4 साल के बाद सेना से बाहर आएंगे, जैसा कि आपने कहा 25% लोगों को लिया जाएगा, सरकार भी कह रही है 25% को लेंगे, लेकिन वही जो आपने क्वेश्चन उठाया था कि 25% जो लोगों को लिया जाएगा, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये सरकार ने अभी तक बताया नहीं है। ये बहुत मुश्किल है रविंद्र। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही था ना जिसमें आप भर्ती हुए थे, कोई अलग चेंज नहीं होगा। और ना ही आप इनको कुछ अलग उस टाइम पे, तो अब हमको अलग से हो सकता दोबारा इनके टेस्ट होंगे, दोबारा इनको टेस्ट किया जाएगा। और अगर 100 में से 50 उसी लेवल के हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि कौन 25%। फिर इसमें जो है शॉर्ट सर्विस कहीं पर भी सक्सीड नहीं हुआ है हमारे देश में। जब भी ये ट्राई करी गई ऐसी स्कीम्स, सक्सीड नहीं होती, क्योंकि हर एक कोई सोचता है कि आहत होता है, मेरे को निकाल दिया, तो वो ट्राई करेगा, वो अपने पास जो अधिकार है उसके पास जो है ना अपील करने का, वो करेगा। तो इससे क्या हो सकता है, हम कई ऐसे मतलब पेपर वर्क में और इस टाइप के इश्यूज भी लीडरशिप के पास, जो यंग लीडरशिप होगी, वो उनको झेलने पड़ेंगे। अगर आपके 100 आए थे और 4 साल के बाद आपने 75 को निकालना है, और 75 में से 65 नाराज है, नहीं जाना चाहते, तो फिर कैसे आप हैंडल करोगे? क्योंकि बहुत मुश्किल है सेलेक्ट करना 4 साल के बाद क्योंकि सारे ही काबिल होंगे, सारे ही अच्छे होंगे। सारे काबिल होंगे, एग्जैक्टली। और सरकार को जब, मुझे लगता है कि जब कोई भी स्कीम आ रही है तो A to Z क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे लोगों का सिलेक्शन होगा, बाद में जो 25% लिए जाने वाले हैं वो कौन से लोग होंगे और किस योग्यता के आधार पर उनको चुना जाएगा। यहाँ पे तो स्थिति ये हो जाएगी गांवों में, यदि 20 लोग गांव से गए और अग्निवीर बन के उसमें भर्ती हुए और उसमें से 15 लोग गांव में बाहर आ जाएंगे और 5 वहां पे रह जाएंगे, तो उन 15 लोगों के ऊपर एक तरह से फेलियर का ठप्पा लग जाएगा। और हो सकता है कि गांवों में उनको ताने भी मिले कि भाई तुम गए थे, देखो 5 नहीं, वो आ गए वो हैं। सब रविंद्र, वो सब ठीक हो सकता है अगर जिस तरह की अभी मैं सुन रहा हूँ कि अभी सरकार इस पे बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अगर गारंटी हो जाए, जब वो जाएगा 4 साल छोड़ के, उससे पहले उसको 3 महीने पहले पता लग जाए, भाई 10 आदमी आप बीएसएफ में जा रहे हो, सीधा अपने बीएसएफ एकेडमी पहुंचना है, और आपकी ट्रेनिंग तो हो ही रखी है, आपको वहां यूनिट मिल जाएगी, इतने जाएंगे रेलवेज में, इतने जाएंगे वहां। तो अगर इनमें से साइजेबल अमाउंट को हम भर्ती होते समय गारंटी दे सकते हैं नोटिफिकेशन से, बातों से नहीं कि भाई बोल दिया
अगर, और इस पे काम जो मुझे पता है इस पे भी काम शुरू हो गया है, और स्टेट पुलिस 2 या 3-4% कितना लेते हैं मुझे पता नहीं, हर स्टेट की अलग है। अगर स्टेट पुलिस नोटिफिकेशन निकाल दे गैजेट कि इतने % 4 साल के बाद हमारे स्टेट से जो जाएंगे हम लेंगे पुलिस में, वेरी गुड, इतने % पैरामिलिट्री में, तो अगर इन बच्चों को गारंटी होगी ना, फिर कोई ताने नहीं मारेगा और शायद दुख भी नहीं होगा, फिर ये कहेंगे चलो ठीक बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। अगर इनको यूनिफॉर्म पहनी है गारंटी वहां हो पहन जाए, लेंगे। इनको एश्योरेंस हो जाए, सिर्फ बातों से नहीं कि 10% लिया जाएगा। पहले तो कह रहे थे कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, बट जब लोगों ने उठाया कि कैसे, तब अभी आया कि भाई 10% होगा। बट अगेन हाँ वही अभी, है, ये सिर्फ हाँ जुमलेबाजी हो जाएगी। अगेन कहा जाएगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, गैजेट में नहीं आएगा, तब तक ये मैं समझता हूँ चीजें बेहतर नहीं। हाँ और अगर तो सरकार इन सारी हाँ चीजों को एक साथ नोटिफिकेशन में डाल के, गैजेट में डाल के अनाउंस कर दे, मुझे लगता है आज के आज ये सारा जो उपद्रव है वो थम जाएगा। हाँ एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये 4 साल के बाद आएंगे, जिस तरह से सैनिकों को सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि मिलिट्री कैंटीन की उनको फैसिलिटी मिलती है, आर्मी हॉस्पिटल की उनको फैसिलिटी मिलती है, तो कहा जा रहा है कि इनको ना मिलिट्री कैंटीन की इनको फैसिलिटी मिल पाएगी और ना ही आर्मी हॉस्पिटल की इनको फैसिलिटी मिल जाएगी। क्या ये सही है? अभी तक तो 4 साल में जाएगा उसको कैसे, फिर हमारा वो तंत्र तो मतलब ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। और शॉर्ट सर्विस जो ऑफिसर्स जाते हैं उनको भी नहीं मिलता है, उनको भी एक सर्विसमैन का स्टेटस और काफी चीजें नहीं मिलती हैं। बट बट हो सकता है हम चाहें तो कैंटीन कोई बड़ी चीज नहीं है, और हॉस्पिटल का हम कोई स्कीम ला सकते हैं उनके लिए। बट देखो अगर पैरामिलिट्री में चले जाएंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई वो प्रॉब्लम ही वहां नहीं कवर हो है। जाएंगे, पुलिस में चले बिल्कुल। जाएंगे वहां कवर हो जाएंगे। तो ये माइनर चीजें हैं रविंद्र, इनकी कोई अभी कोई सोच भी नहीं रहा है। कोई जवान इसके लिए नहीं ज्वाइन करता है फौज कि मुझे कैंटीन फैसिलिटी मिले, मेडिकल, ये सब दूर की बातें। आई एम श्योर जी। ये इसका ध्यान रखा जाएगा जब वो हाँ, लेटरल अगर डेफिनेटली दूर की अब्जॉर्प्शन हो बात है, गया। लेकिन क्या होता है, क्यूमुलेटिव जो होते हैं बेनिफिट्स, वो तो आदमी देखता ही है। अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा अग्निवीर है, ये इजराइल का कंपैरिजन दे रहे हैं। तो इजराइल के कंपैरिजन से हम किस तरह से इसको देखते हैं, इजराइल की सेना से? जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये कई कंट्रीज में है और सक्सेसफुल है, और इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ। बट हमारा ताना बाना अलग है, हम भारत हैं, हम ना इजराइल है, ना साउथ कोरिया है, ना अमेरिका है, हम नहीं है। और वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ बहुत सोशल सिक्योरिटी जबरदस्त है, और वहाँ चाहे वो सैनिक आ रहा है या ऑफिस, इसराइल में सब एक साथ भर्ती होते हैं, ऑफिसर जवान अलग नहीं होते हैं। इसराइल का बहुत अलग सिस्टम है, और उनकी कैपेबिलिटी और टेस्ट के बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन ऑफिसर बनेगा। तो हो कौन सकता है जो अफसर बने? ऑफिसर हो उसका अपना टीचर जो उसके नीचे सिपाही हो, ऐसा भी हुआ इसराइल आर्मी में। तो जी। इसराइल का एग्जाम्पल लेना बिल्कुल गलत है, उनके अपने मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। हमारे क्या है, जवान गांव से देहात से आते हैं, हमारा जी। गांव देहात पिछड़ा है, नौकरी, सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे, देखो सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे बिल्कुल, सकती, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, ना कंपेयर हमें नहीं कर करना सकते, चाहिए। करना बिल्कुल भी नहीं सही कह, चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सरकार की तरफ से आके बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे वो वेल स्किल्ड होंगे, और उनको कॉर्पोरेट्स जो है उनको हाथों हाथ लेगा। ठीक है? तो सपोज करिए अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूं, तो मैं किसी आर्मी मैन को हाथों हाथ क्यों लूं? क्या वजह होगी? अगर मैं उनको लूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सिक्योरिटी गार्ड में रखना है उनको, तभी तो मैं उनको लूंगा। अदरवाइज उनको क्या स्किलिंग इनके लिए कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, जिसके लिए कॉर्पोरेट्स इनको लेगा? कॉर्पोरेट वगैरह आज तक मैं देख रहा हूँ खुद, ठीक है, ऑफिसर्स भी जो छोड़ के फौज जाते हैं या शॉर्ट सर्विस हैं, उनकी है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर या सुपरवाइजर या एडम ऑफिसर, बस। ठीक है, बस। बहुत कम ऑफिसर जिन्होंने खुद अपनी एजुकेशन करी है, स्किल किया है, और बहुत जिद्दोजहद के बाद वो किसी आईटी सेक्टर वगैरह में गए हैं, कामयाब हैं, बट बहुत चंद है, बाकी नहीं है। जवान तो सबके सब गार्ड, बैंक में चले जाओ, एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी कहीं भी आती है चले बैंक जाए। की, वांटेड गार्ड, एक्स सर्विसमैन प्रेफर्ड, और कोई स्किल नहीं है इनके पास। ये गांव के देहात के बच्चे हैं, 11वीं 12वीं इन्होंने पास किया है, और आर्मी में हम क्या स्किल दे देंगे? जो कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तो आपके 80% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही आज के दिन। जो बिल्कुल सही बात है। 4 साल इंजीनियरिंग करके जो तैयारी कॉर्पोरेट के लिए हो रहे हो, वो तो आप ले नहीं पा रहे हो। सिपाही को ले लोगे जिसको कुछ नहीं आता, ना सॉफ्ट स्किल आती है, ना इंग्लिश स्पीकिंग की उसकी कैपेबिलिटी है, ना कम्युनिकेशन डेवलप्ड है, कहां से आ जाएगा? तो ये सब कॉर्पोरेट की तो बात करना, देखो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड राइटली सो, दे विल टेक व्हाट दे फील इज राइट। गवर्नमेंट कैन ओनली डू कि भाई विद इन द गवर्नमेंट हाउ मच कैन वी एडजस्ट।
एक लास्ट क्वेश्चन जनरल साहब, ये 4 साल क्यों, 5 साल क्यों नहीं? मतलब 5 साल इसलिए जो युवाओं का तर्क आ रहा है कि भाई जब एक विधायक को 5 साल के लिए चुनते हैं, सांसद को लिए 5 साल के लिए चुनते हैं, तो हम इसमें भी 5 साल कर देते हैं। हालांकि 5 साल कर देते तो ऐसा नहीं होता कि उपद्रव नहीं करते, उपद्रव तब भी होता। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ 5 साल कर दो इसको। हर चीज 5 साल सरकार आती है, 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट करता है, 5 साल का एक है वर्ल्ड ओवर, 5 ईयर पहले प्लानिंग होती थी, है ना, देश के 5 साल प्रोग्राम बनते थे हमारे। हाँ, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना होती थी, बचपन में पढ़ते थे। तो 5 इज अ गुड फिगर। एंड देन कह रहा हूँ 75 को निकालने के बजाय ना, क्या हम 50-50 कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। क्या हम फिर और हर साल 5-5% कम करते जाएं, कुछ ऐसे करेंगे ना। इसको सोचो, देखो दूरदर्शिता होनी चाहिए। विजन क्या कहता है कि इसको चलाओ, स्कीम को। आपने इतना विचार किया, मैं हम लोग जो वेटरन्स हैं जो समझते हैं कि रिफॉर्म चाहिए, आप लाओ रिफॉर्म, अच्छी बात है, बट इसको एक स्लोली, कड़वी गोली को धीरे धीरे, मतलब पेशेंट को समझाया जाए तो ले लेता है, ठीक है। तो फिर क्या बिल्कुल है, ले कुछ सकता है। परसेंटेज कम करके करें तो अच्छे से हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज जो बड़ा तर्क निकल के आया है कि इन्होंने 5 साल के लिए क्यों नहीं किया, क्यों 4 साल क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रावधान है, नियम है कि यदि आपकी जॉब, आपकी सर्विस 5 साल हो जाती किसी संस्था में, तो आपको ग्रेच्युटी देनी पड़ती। तो यानी कि अगर 5 साल कर देते तो सरकार को ग्रेच्युटी देनी पड़ती, लायबल हो जाती, तो एक उनका शायद बजट और बढ़ जाता। यश मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की बातचीत है, लोगों को थोड़ा सा और ज्ञान उनका वर्धन करेगा, और छात्रों को भी, और साथ के साथ जो हमारा सिस्टम है वो भी चीजों को समझेंगे कि हाँ, क्या बदलाव करने की आवश्यकता है और हमें किन बदलावों की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार अक्सर, मैंने देखा है कि आप अगर जितनी पुरानी पॉलिसीज भी देख लें, बड़ी जल्दबाजी में लाते हैं और सिर्फ लगता है कि वो मीडिया की सुर्खियां बन जाना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने 2019 में भी रेलवे के लिए 4 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी थी, और 2024 आने वाला है, उसके पहले अब 10 लाख नौकरियों की घोषणा करके शायद कहीं ना कहीं हेडलाइन मैनेज करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।